Hello students, welcome to this lecture. This is the last lecture of unit number 2. यूनिट नंबर 2 का सिलेबस मैंने यहाँ पर ये एक्सप्लेन लिखा हुआ है, अगर आप इसको देखें तो वी हैव कंप्लीटेड ऑल टाइप्स ऑफ रिले। बस ये बुकरोज रिले रह गया है अच्छे ढंग से समझने के लिए और कुछ स्टैटिक्स रिलेस के बारे में। तो आज का टॉपिक है टू स्टडी रिगार्डिंग दी बुकलोज रिले। ओके हाँ, मैं एक्चुअली आई वॉज कन्फर्मिंग कि वो वीडियो चल रहा है कि नहीं। तो आज का टॉपिक है रिगार्डिंग दी बुकलोज रिले एंड दी स्टैटिक रिलेज। इसके बारे में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। आरजीपीवी के प्रोस्पेक्ट से स्टूडेंट्स ये बुकलोज रिले बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए पढ़ना। तो बुकोल्स रिले क्या होता है? ओके, सो वी विल हैव टुडे स्टडीज बुकलोज रिले एंड ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बुकलोज रिले पहले क्या होता है, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। आगे चल के थोड़ा सा मैं उसका पिक्चराइज करूँ। देखो, ट्रांसफार्मर सबने देखा होगा, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ज़रा यहाँ ध्यान से देखो। ट्रांसफार्मर में ये जो लगा हुआ है ना सेंटर पॉइंट पर, ये वाला जगह, ये है बुकलोज रिले। अब ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि आप जानते हो स्टेप अप स्टेप डाउन होता है। और स्टेप अप स्टेप डाउन में ये ट्रांसफार्मर अगर ये ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें ऑयल भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो तो जनरली जो बुकलोज रिले होता है, बुकलोज रिले हम यूज़ करते हैं कहाँ पर स्टूडेंट्स? ऑयल इमर्स्ड मशीन्स में, चाहे वो जनरेटर्स हो, ऑल्टरनेटर हो या तो फिर ट्रांसफार्मर हो, हर जगह हम बुकलोज रिले का इस्तेमाल करते हैं। और बुकलोज रिले कंजर्वेटर टैंक और ट्रांसफार्मर मेन टैंक के बीच में लगाया जाता है। अब ये कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक क्या होता है, इसके लिए अपन पीछे चलते हैं, यहाँ समझते हैं इस बात को। पहले तो अपन थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं ना। बुकलोज रिले इन ट्रांसफार्मर इज़ एन ऑयल कंटेनर हाउस द कनेक्टिंग पाइप फ्रॉम द मेन टैंक टू कंजर्वेटर टैंक। मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में बुकलोज रिले लगाते हैं। इसका मतलब एक ये हमारा एक ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल भरा हुआ है और यहाँ पर हमारा कंजर्वेटर टैंक है। अब जब भी ट्रांसफार्मर में कोई भी, जब ये बिजली की वजह से, करंट की वजह से जब ये ऑयल गर्म होता है तो ये ऊपर चला जाता है कंजर्वेटर टैंक में, और जब कूल डाउन होता है तो कंजर्वेटर टैंक से ये ऑयल नीचे आ जाता है, वापस वाइंडिंग्स को डिप कर देता है। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हम लोग क्या लगा देते हैं, हम लोग लगा के रखते हैं बुकलोज रिले। अब बुकलोज रिले क्या कहता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एन ऑयल एंड गैस एक्चुएटेड प्रोटेक्शन रिले मेनली यूज्ड ऑन ऑल ऑयल इमर्स्ड इंसुलेशन ट्रांसफार्मर मोर देन 500 kVA। क्योंकि 500 kVA से नीचे हम फ्यूज़ यूज़ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों में जनरली बुकलोज रिले यूज़ नहीं करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर्स में जहाँ पे ऑयल यूज़ किया जाता है कूलिंग के लिए, वहाँ पर हम बुकलोज रिले यूज़ करेंगे। बुकलोज रिले इज़ एन ऑयल इमर्स्ड प्रोटेक्टिव रिले located between the connecting pipe of the conservator tank to the main tank which energize an alarm circuit और trip circuit। अब होगा ये स्टूडेंट्स, आप ये समझ गए होंगे कि कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक, ये है कंजर्वेटर टैंक और ये है ट्रांसफार्मर, इसके बीच में यहाँ कहीं पर लगा है अगर बुकलोज रिले, तो होगा ये कि अगर कोई फॉल्ट आएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ जो ऑयल है प्रेजेंट, ये ऑयल की वजह से हीटअप होगा ये ऑयल, और इसकी वजह से प्रोड्यूस होंगी कुछ गैसेस प्रोड्यूस होंगी, और ये गैसेस कहीं ना कहीं एक इंडिकेटर का काम करेंगी जिसकी वजह से बुकलोज रिले एक्टिवेट होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो ये उसका कनेक्शन डायग्राम है, बड़ा ध्यान से समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ कंजर्वेटर टैंक है एंड दिस इज ट्रांसफार्मर, और इसके बीच में ये बुकलोज रिले है जो कि 1921 में मैक्स बुकोल्स ने इन्वेंट किया था। और ये कैसे काम करेगा इसके लिए आगे चलते हैं। देखो, बुकोल्स रिले के एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। एक अपर एलिमेंट होता है, लोअर एलिमेंट होता है और मेन एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? अपर एलिमेंट, अ हिंज्ड फ्लोट मूविंग अप
and down depending upon the oil level in the Buchholz relay container. Lower element a hinged float or a baffle plate in front of inlet main tank, मतलब इसको जो, और एक मरकरी स्विच होता है और साथ में होता है ऑयल सर्ज डिटेक्टर और फ्लैप, अलार्म सर्किट, ट्रिप सर्किट। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर, ये मैं आपको सर्किट डायग्राम के अंदर बताता हूँ। चलिए, इस तरीके का डायग्राम ये बुक से मैंने क्रॉप किया है, ये आपको समझना है। स्टूडेंट देखो अब हो क्या रहा है इस डायग्राम में। सबसे पहले तो ये शेप देख लो आप, ये ओवल शेप है, ये ओवल शेप आपको दिख गया, ठीक है। इस ओवल शेप में दो पार्ट हो रहे हैं, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा। अभी मैं बुक में भी लेके जाऊंगा आपको तो आपको समझ में आएगा। ये जो पार्ट है, ये जो ऊपर का पार्ट है, इसके अब नीचे देखने की कोशिश करें। नीचे देखिए, ये डायग्राम क्या शो करता है कि ये है आपका ट्रांसफार्मर टैंक। ये वॉल्व लगे हुए हैं, मतलब ट्रांसफार्मर टैंक से ये ऑयल आया और ये कंजर्वेटर टैंक की तरफ चला गया। और अगर ये बुकोल्स रिले नहीं होता तो यहाँ से लेके सीधा कनेक्शन यहाँ की ओर था। तो अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि पहली कंडीशन की बात करेंगे, अगर देयर आर स्मॉल फॉल्ट्स, और दूसरी कंडीशन होगी लार्ज, और या लार्ज को हम एक और शब्द कहते हैं सीवियर फॉल्ट्स। तो हम बात करते हैं स्मॉल फॉल्ट्स की। तो जब भी स्मॉल फॉल्ट आएगा तो ये जो अपर एलिमेंट का जो आप देख रहे हो, दिस डील्स विद द स्मॉल फॉल्ट्स, दिस डील्स विद द स्मॉल फॉल्ट। और ये जो नीचे वाला एलिमेंट है ये आपको डील करेगा कैसे, सीवियर फॉल्ट, ठीक है। अब देखो ये होगा क्या, होगा ये कि जब भी कोई स्मॉल फॉल्ट होता है तो यहाँ से जो ऑयल होता है, यहाँ से जो ऑयल है ये हीटअप होगा, और ये हीटअप होने के बाद इसकी जो गैसेस हैं ये यहाँ ऊपर के एरिया में इस आर्मेचर हिंज, ये जो आपको आर्मेचर की ये जो रॉड दिख रही है ये फ्लोट है। फ्लोट का मतलब समझते हो क्या होता है, फ्लोट का मतलब ये हिंज सपोर्ट है, और फ्लोट का मतलब होता है ये फ्लोट जो टंकियों में लगा रहता है ना, जिसकी वजह से अगर वो ऊपर नीचे होके पानी का इंडिकेटर की तरह काम करता है। होगा ये कि जो गैस होती है जो गैस होती है वो इस अपर पोर्शन में कलेक्ट हो जाती है, अपर पोर्शन में, और अपर पोर्शन में कलेक्ट होने के कारण ये जो ऑयल का लेवल है ये कम होने लगता है। ऑयल का लेवल अगर कम होगा, क्योंकि यहाँ से ऑयल हीट क्यों हुआ, क्योंकि फॉल्ट आया था, तो ये फ्लोट जो है वो दो तरफ से एक नीचे आना स्टार्ट कर देता है। एक ऊपर से जो गैस का प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से, और कहीं ना कहीं ऑयल का लेवल और कम हो रहा है उसकी वजह से। ऐसा होने की वजह से ये जो मरकरी स्विच है ना, यहाँ पर लगा होता है ये बेटा, ये एक मरकरी स्विच लगा हुआ है। मरकरी स्विच में क्या होता है कि इसके अंदर मरकरी भरी हुई है। अभी क्या होगा कि जैसे ये फ्लोट नीचे आएगा तो ये जो हिंज आर्मेचर जो अभी एंगल पर है ये स्ट्रेट हो जाएगा सीधा, और जैसे ही ये सीधा होगा, ये ऐसा सीधा होगा, तो मरकरी ये जो अभी आपको यहाँ पर एक जगह पे कलेक्ट होके थोड़ा सा दिख रहा है, ये पूरी फ्लो हो जाएगी और ये अलार्म सर्किट को कनेक्ट हो जाएंगी। ये 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, ये जो आप 2 पॉइंट देख रहे हो ना बेटा, ये 1 और ये 2, ये दोनों कनेक्ट करने के लिए इस मरकरी का सीधा होना ज़रूरी है। और मरकरी सीधी तब होगी जब ये फ्लोट नीचे आएगा, और ये फ्लोट नीचे तब आएगा जब ऊपर से प्रेशर आएगा। ऊपर से प्रेशर तब आएगा जब कहीं ना कहीं यहाँ पे गैस भरेगी, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ऐसी तरीके की हिंज यहाँ पर भी बनाई गई होती है। ये क्या होता है कि जब भी ऑयल का प्रेशर आता है, ऑयल जब सीवियर फॉल्ट होगी तो ऑयल में उबाल आएगा, ऑयल उबलने लगेगा, और अगर ऑयल में उबाल आएगा तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला जो सपोर्ट है ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा, ये भी नीचे की ओर आएगा, ठीक है। ये मरकरी सीधी हो जाएगी और ये भी ट्रिप सर्किट को डायरेक्ट कनेक्टेड रहेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा बुकोल्स रिले का फंक्शन। ये बुकोल्स रिले अभी मैं आपको एक बार और बताने वाला हूँ आगे बुक में आपको कैसे पढ़ना है। अब एडवांटेजेस देख लेते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। और याद रखो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 अब और जल्दी ख़त्म होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिट नंबर 3 का जो नाम है वो है
प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर्स एंड जनरेटर्स, और उसमें दोनों में कहीं ना कहीं एक बुकोल्स रिले हमने कंप्लीट यूनिट नंबर 2 में ही कर लिया है। इट डिटेक्ट्स द स्लो डेवलपिंग फॉल्ट एट अ स्टेज मच अर्लियर देन अदर फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन। ये इसके एडवांटेजेस हो गए स्टूडेंट्स। डिसएडवांटेज क्या है? द डिवाइस कैन डिटेक्ट ओनली फॉल्ट बिलो ऑयल लेवलिंग द ट्रांसफार्मर, और दूसरा है देयरफॉर इट कैन ओनली बी यूज्ड विद ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर इक्विप्ड विद कंजर्वेटर, क्योंकि ये कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में लगता है। ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। आई होप कि आपको यहाँ ये बात समझ में आ गई है। अब हम आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, और वो है स्टैटिक रिलेज। स्टैटिक रिलेज के बारे में मैं आपको बता दूं कि स्टैटिक रिले और बाकी जो रिले हमने पढ़े उनमें डिफरेंस क्या है। बाकी जो रिलेज हमने पढ़े हैं वो बड़े ऐसे रिले थे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप थे या इंडक्शन टाइप थे, जिसमें आपने देखा होगा कि एक मैग्नेट होता है, ऐसा एक हिंज होती थी जिसको हम मूव कराते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम करंट इन द वाइंडिंग। ये करंट देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और उस फ्लक्स की टेंडेंसी से हम एक मूविंग कॉन्टैक्ट को मूव कराते थे। लेकिन अब स्टैटिक रिलेज में ऐसा नहीं होता है। स्टैटिक रिलेज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक रिले, और जो आजकल बहुत प्रैक्टिस में है। तो स्टैटिक रिले के बारे में पढ़ते हैं। स्टैटिक रिले इज़ एन इलेक्ट्रिकल रिले इन विच रिस्पॉन्स इज़ डेवलप्ड बाय सम क्वांटिटी, और जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है वो CT/PT से मिलेगी। A static relay is defined as one in which there is no armature or other moving element। मतलब इसमें कोई मूविंग एलिमेंट अब नहीं है स्टूडेंट। देख लिया आपने, इलेक्ट्रॉनिक टाइप का रिले हो गया ये। इसमें भी लेकिन फंक्शनिंग वही है, ट्रिप करने के लिए प्लंजर को कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन इट इज़ नॉट बाय द मैकेनिकल मोशन मूवमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़रिए हम करेंगे। A relay designed to get response not from a mechanical operation but from an electrical, electromagnetic और optical motion। ठीक है, तो कैसे काम करेगा ये? द आउटपुट ऑफ अ CT और PT ऑफ अ ट्रांसड्यूसर रेक्टिफाइड बाय रेक्टिफायर। मतलब हमने DC इनपुट हम अपने इस रिले को देने वाले हैं। तो यहाँ देखो, तो ये कैसे चल रहा है। द रेक्टिफाइड आउटपुट इज़ गिवन टू अ मेजरिंग यूनिट कंस्टिट्यूट ऑफ कंपेरेटर्स, लेवल डिटेक्टर्स एंड लॉजिकल सर्किट। कुल मिला के जो डिजिटल सर्किट्स में कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हमने पढ़े हैं, उन सर्किट्स का, सीक्वेंशियल सर्किट्स का यूज़ यहाँ पे करेंगे हम। सेकेंडरी या मतलब एक सेकेंडरी CT या PT से जो इनपुट हम पहले भी लेते थे, आर्मेचर टाइप रिएक्शन रिले में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले में, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप रिले में, दोनों जगहों पे हम यूज़ करते थे ये चीज़ों को, लेकिन मूविंग एलिमेंट्स को, और इनपुट उनका CT/PT से होता था। अभी भी इनपुट CT/PT से ही आएगा, लेकिन इसमें रिले में अब क्या होगा, पहले रेक्टिफायर का यूज़ करेंगे, फिर ये पूरा जो सर्किट देख रहे हो वह फाइनली आउटपुट डिवाइस पे जाएगा और ट्रिप सर्किट पे जाएगा। तो द आउटपुट ऑफ द मेजरिंग यूनिट इज़ फेड फ्रॉम टू द आउटपुट यूनिट डिवाइसेस आफ्टर इट इज़ एम्पलीफाइड बाय द एम्पलीफायर्स। The output unit activates the trip coil only when the relay operates. The relaying quantity such as the voltage and current is rectified and measured। कुल मिला के बात यह है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर थायरिस्टर का भी इस्तेमाल करते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस का भी इस्तेमाल करते हैं, जो ऑन ऑफ करने में मदद करते हैं। कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ ही तो कर रहे हैं हम रिले में, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। वर्किंग ऑफ अ स्टैटिक रिले, तो वर्किंग क्या है? द आउटपुट ऑफ CTs एंड PTs ट्रांसड्यूसर रेक्टिफाइड एंड रेक्टिफायर। द रेक्टिफाइड आउटपुट इज फेड इनटू द रिले मेजरिंग यूनिट। द आउटपुट ऑफ मेजरिंग यूनिट इज देन एम्पलीफाइड इन एम्पलीफायर। मतलब पहले रेक्टिफाइड हुआ, उसके बाद रिले मेजरिंग यूनिट, फिर एम्पलीफायर को गया, मतलब उसको हमने एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया। एम्पलीफाइड आउटपुट इज गिवन टू आउटपुट डिवाइड विच एनर्जाइज द ट्रिप कॉइल व्हेन द रिले ऑपरेट्स। मतलब अगर मैं बैक साइड में आपको इसका डायग्राम दिखाऊं, तो ये जो डायग्राम अभी आप यहाँ देख रहे हो, ये डायग्राम को वर्किंग में समझा दिया गया है कि रेक्टिफायर DC आउटपुट हो गया, फिर आउटपुट तक एम्पलीफायर के थ्रू पहुँचाया, फिर ट्रिप सर्किट पे जाएगा, 0 and 1 के फॉर्म में भी जा सकता है। तो दैट विल बिकम अ डिजिटल रिले। इसके कुछ मेरिट्स होते हैं स्टूडेंट्स। वो मेरिट्स क्या है? रिलायबिलिटी, सेंसिटिविटी, स्पीड, सिलेक्टिविटी, वर्सेटिलिटी। लिमिटेशंस भी हैं। ऑक्सिलरी वोल्टेज रिक्वायरमेंट फॉर रिले ऑपरेशन। Static relay are sensitive to voltage transient which are used
by operation of breaker and isolator in the primary circuit of CTs and PTs. Non-availability of test data, highly reliable power supply circuits are required. क्योंकि अब हम इसमें अपने लॉजिक के हिसाब से फ्लक्स मूवमेंट का चेंजेस नहीं कर रहे थे. आपको याद होगा इंडक्शन टाइप रिले में 5-1 5-2 करते थे और फिर हम अट्रैक्ट करते थे. तो कुछ एडवांटेजेस हैं कि हमारी स्प्रिंग ख़राब नहीं होती, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन थोड़े छोटे मोटे डिसएडवांटेजेस भी हैं इसमें. तो अब मैं आपको बुक की तरफ ले चलता हूँ जहाँ आप बुक देखेंगे. दिस बुक आई ऑल्सो बुक भी मैं आपको शेयर कर दूँगा. ये वीके मेहता की बुक है स्टूडेंट्स, और इस वीके मेहता की बुक में आपको सीधा नीचे आ जाना है. इसमें चैप्टर नंबर 21 पे अगर जब आप आएंगे तो इस चैप्टर नंबर 21 में आपको देखने मिलेगा प्रोटेक्टिव रिलेज के बारे में, और जो हमने पूरा कंप्लीट किया है ये बुक में शेयर करूंगा अभी आपसे. इसमें जो चैप्टर नंबर 22 अब हमारे पास है उसमें बुकोल्स रिले दिया हुआ है. एक्चुअली वो यूनिट नंबर 3 है. सिर्फ मैंने आपको बता दिया है डिस्टेंस प्रोटेक्शंस एंड ये है आपका प्रोटेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स. ओके, और यहाँ पर ये पूरे पॉइंट, ये जो सारी चीज़ें अभी आपको यहाँ दिख रही हैं, ये सारी हमें यूनिट नंबर 3 में अभी कवर करनी है. धीरे धीरे एक एक करके कई चीज़ें हम कर चुके हैं. डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कर चुके हैं, और कुछ और चीज़ें हैं जो इंटरनली हमें पढ़नी है, इसमें करनी है, लेकिन ये इसी में से आएगा कंटेंट रीड करने के लिए. और मैं आपको एक और PDF नोट्स भी शेयर करूँगा. लेकिन फ़िलहाल हम जो आज का टॉपिक बुकोल्स रिले देख रहे थे, स्टैटिक रिलेज के बारे में आपको मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक रिले के बारे में. अभी हम जो बुकोल्स रिले देख रहे थे वहाँ पे मैं पहुँच रहा हूँ. प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, बुकोल्स रिले, ये रहा बुकोल्स रिले. देखिए, दिस इज़ द बुकोल्स रिले. ठीक है, तो बुकोल्स रिले इज़ अ गैस एक्चुएटेड रिले. और आप देखो यहाँ पर डायग्राम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कंजर्वेटर टैंक और मेन ट्रांसफार्मर टैंक के बीच में ये लगा हुआ है बुकोल्स रिले, और इट इज़ अ गैस एक्चुएटेड रिले. और कंस्ट्रक्शन इसका क्या है, ऑपरेशन क्या है? द ऑपरेशन ऑफ बुकोल्स रिले इज एज फॉलोज. जो भी इसका ऑपरेशन है यहाँ से आप इसको रीड कर सकते हो, समझ सकते हो. जो मैंने आपको लगभग बताया है उसी को इंग्लिश में दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है. अब इस डायग्राम को देखो. मेनली ये डायग्राम आपको क्या समझाता है बुकोल्स रिले के बारे में. तो ये एक रिलीज कॉक लगी हुई है जहाँ से अगर गैस रिलीज़ हो जाएगी बाहर की ओर, और ये जो फ्लोट है ये नीचे आएगा, जो मैंने अभी आपको बताया था. मेरे पुराने डायग्राम में ये उतना क्लियर नहीं था. और ये मरकरी का जो लेवल अंदर भरी हुई है, ये मरकरी सीधी हो जाएगी, और उसके बाद अगर ये जैसी सीधी होगी तो आप जो इसमें ये 2 वाइंडिंग के कनेक्टिंग पॉइंट देख रहे हो, ये अलार्म सर्किट को मिल जाएंगे और ये कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अब इसी तरह ये जो यहाँ पर भी जो ये जो मरकरी स्विच बना हुआ है इसकी भी कनेक्शन हो जाएगा, और ये भी ट्रिप सर्किट को मिल जाएगा. तो फ्रॉम ये मेन ट्रांसफार्मर और कंजर्वेटर के बीच में यहाँ पर ऑयल की प्रॉपर्टी का हमें ये समझा देती है कि कहीं ना कहीं ऑयल का बिहेवियर है, ये समझा देगा कि सीवियर फॉल्ट है या टेम्परेरी फॉल्ट है. तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा दिए हैं, आप यहाँ से भी उसको देख सकते हो. तो यहाँ यूनिट नंबर 2 तो कंप्लीट हुआ ही था, थोड़ा सा 3 का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया बुकोल्स रिले का. आप इसको एक बार पढ़ सकते हो. और अभी हमारा प्रैक्टिकल्स भी चलेगा, हमारे लैब में बुकोल्स रिले है, जिसको हम जब पढ़ेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा जब हम उसका एक प्रैक्टिकल करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ ऑल क्लियर. यहाँ पर आपको समझ में आ गया है, और वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर यूनिट नंबर 3.
और हाँ, बुकोल्स रिले इज़ यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल फॉल्ट्स एंड इट इज़ यूज्ड इन द ऑयल इमर्स्ड डिवाइसेस। ये दिमाग में रखने वाली बात है बस, जो आज के लेक्चर से आप समझ गए हो कि ट्रांसफार्मर में भी और जनरेटर में दोनों जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें ऑयल का इमर्स्ड हो। गैस एक्चुएटेड रिले है और इसमें मरकरी स्विच रहता है, और ये तब ऑपरेट होता है जब सीवियर फॉल्ट होगी तो नीचे वाला ये वाला स्विच ऑपरेट होगा, और अगर जनरल फॉल्ट है तो ये ऊपर वाला ये वाला ऑपरेट होता है, जिससे अलार्म बजता है और या तो ट्रिप, और नीचे वाले से सीधा ट्रिप हो जाता है। आई होप ये क्लियर है कॉन्सेप्ट, और ये डायग्राम भी आपको याद होगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम में अपने बना के आओगे। थैंक यू।